हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जेके सिविल सर्विसेज। आज की क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आज के टॉपिक की अगर हम बात करें, सबसे पहले एक बार फिर से सिलेबस देखेंगे। सिलेबस में ये वो सिलेबस है जो मैंने आप लोगों के साथ सिलेबस डिस्कशन पे डिस्कस किया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड और एक्सेप्शंस टू द थियरी ऑफ डिमांड, ये हम लोग कर चुके हैं। देन यूटिलिटी पे हम लोग थे। यूटिलिटी पे लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों के साथ कार्डिनल यूटिलिटी डिस्कस किया था। अब कार्डिनल यूटिलिटी में एक छोटा सा टॉपिक रहता है हमारा, आज की क्लास में हम वो करेंगे और साथ ही अगर टाइम हुआ तो ऑर्डिनल पे भी जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ, जैसे आप लोगों ने कमेंट बॉक्स पे भी लिखा था कि आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके साथ डेली बेसिस पे क्वेश्चन भी आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताऊं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला है एक्सप्लेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ अ टेबल एंड डायग्राम। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस of a single commodity with the help of a table and diagram. Question number 3, explain consumers equilibrium in case of two commodities with the help of table and diagram. Last question is discuss the principle or law of equimarginal utility. तो सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे जब मैंने आप लोगों के साथ 4 क्वेश्चन यहाँ मेंशन किए हैं, यहाँ पे इसका सबका ऑलमोस्ट राइट अप एक ही है। ठीक है, एक ही राइट अप है। ये अलग अलग अप्रोचेस हैं जिस तरीके से एग्जामिनर आप लोगों के साथ क्वेश्चन पेपर के अंदर आ सकता है। ठीक है, ये तो सेटर पे डिपेंड करेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आए। अब यहाँ पे मेरी अप्रोच ये नहीं थी कि मैं आपको डरा दूं 4 क्वेश्चन दिखा के। मैं आपको इसलिए दिखाना चाहती हूँ, देखिए मैंने लेट से आपको क्लास में पढ़ाया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, क्योंकि आप लोग काफी और सब्जेक्ट्स भी रिवाइज करने हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग क्वेश्चन पैटर्न करेंगे, अब आप लोग क्या करेंगे, साथ में एक नोटबुक लेंगे जो मैंने आप लोगों को बताया था। आप लोग कौन सी नोटबुक लेंगे? यूपीएससी वाली। ठीक है, आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन कहीं से भी मिल जाएगी। अगर आप लोग आउटस्कर्ट्स में रहते हैं, आपकी जगह वहां पे कुरियर फैसिलिटी नहीं आती फ्लिपकार्ट और अमेजोन या किसी भी साइट से, तो आप लोग क्या करें, आप लोग प्रिंट आउट ले सकते हैं। या अगर प्रिंट आउट भी नहीं ले सकते, आप लोगों के पास फैसिलिटीज नहीं है, तो आप लोग क्या करिए, एक पेपर डाउनलोड कर लीजिए। या मैंने आप लोगों को शीट दिखाई है या नहीं? अगर नहीं दिखाई, 1 मिनट। दिस इज द शीट, आप लोग देख लीजिए। ये शीट है हमारे पास। आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मार्जिन ड्रॉ करिए। A4 शीट्स होंगी आपके पास, मार्जिन ड्रॉ करिए। ये जो ऊपर वाला एरिया है, साइड वाला एरिया है, दिस वन एंड दिस वन, ये वाले एरियाज आपने यहाँ पे नहीं लिखना, आपने कहाँ पे लिखना है, आपने इस एरिया में लिखना है। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करेंगे, ये शीट आपके पास, चाहे आप लोग कुरियर से मंगवा लीजिए, चाहे आप लोगों के आसपास मिल रही है, प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, अगर नहीं भी है तो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, A4 शीट्स लीजिए, उस पे आप लोग मार्जिन ड्रॉ करिए। अब आपको क्या करना है, इन मार्जिन के ऊपर नहीं लिखना, हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो राइटिंग एरिया है वहां पे लिखेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन की लेंथ को ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसको 2 पेजेस में लिखने की कोशिश करना, एक और एक बैक साइड। ठीक है, और जिन लोगों को लगता है कि हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम में लिखते लिखते क्या करेंगे, बहुत शॉर्ट कर देते हैं, तो आप लोग इस पेज पे जा सकते हैं। क्योंकि अभी तक जो ये जेकेपीएससी ने असिस्टेंट डायरेक्टर का एग्जाम था, वो लिया था 2011 पे। ठीक है, और मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं, 2011 के अंदर ये जो एग्जाम हुआ है, ये 3 फेजेस में हुआ था। नंबर 1 इज द ऑब्जेक्टिव, नंबर 2 इज द सब्जेक्टिव एंड नंबर 3 इज द इंटरव्यू फेज। और जो हम लोगों के पास नोटिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग अभी तक इन्होंने मेंशन किया हुआ है सब्जेक्टिव एग्जाम। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कोई भी मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन एक डेट आई थी जो 17 जैन की डेट आई थी, वहां पे 1 डे एग्जाम ले रहे थे। इसका मतलब अगर हम उस नोटिफिकेशन के हिसाब से जाए तो ऑब्जेक्टिव के चांसेस भी हैं। ठीक है, लेकिन टीम को मैंने बोला है कि आप लोग प्लीज अपने बेसिस पे कंफर्म कीजिए, अगर पीएससी में आप लोग कर सकते हैं तो ये चीज मैंने उनको बोला है, वो आप लोगों को कन्वे करेंगे कि क्या फेजेस होंगे इस बार। लेकिन 17 वाली मुझे नोटिफिकेशन मैंने देखी थी अभी कल किसी के थ्रू,
तो 17 जैन का आया था, क्योंकि ये वाले फॉर्म जो हैं ये पहले भी निकले हैं इसी साल, तो उसमें 17 जैन को पेपर हो रहा था। 17 जैन को जो पेपर हो रहा था दैट इज ऑब्जेक्टिव पेपर। तो इसीलिए अब आप लोग को जब भी डाउट होगा तो प्लीज एक बार टीम से पूछ लेना कि फर्स्ट फेज में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्टिव हो रहा है या सब्जेक्टिव हो रहा है। ठीक है, 2 या 3 दिन उनको दीजिए, उसके बाद आप लोग उनसे कंफर्म कर सकते हैं। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, ये तो मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस बता दिए, और साथ ही मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि यहाँ पे आप लोगों को पैनिक नहीं करना, ये डिफरेंट अप्रोचेस हैं एक ही क्वेश्चन की। क्लियर? अब यहाँ पे हम सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को किसके बारे में पता होना चाहिए, व्हाट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे आप लोग स्लाइड में नहीं देखेंगे, मैं आप लोगों को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझाऊंगी, उसके बाद हम रीड आउट करेंगे। देखिए, जब भी हम क्या करते हैं, मेरे को या आपको क्या करना है, एक ड्रेस परचेज करनी है। लेट्स से हम लोगों को ड्रेस परचेज करनी है, तो हमने क्या किया, मॉल के अंदर एंटर किया। जब हम मॉल के अंदर एंटर करते हैं तो हमें क्या होता है, हमें बहुत सारी ड्रेसेस पसंद आ रही होती हैं, बट क्या हम हर ड्रेस खरीदते हैं? हम हर ड्रेस नहीं खरीदते। क्यों नहीं खरीदते? बिकॉज हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग अपनी इनकम देखते हैं। लेट से मेरी पॉकेट में इनकम है 2000, तो इसका मतलब मैं ड्रेस कितने की ले सकती हूँ, मैक्सिमम मैं 2000 रुपए की ही ड्रेस ले सकती हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब इनकम है, और आप 2000 में भी मॉल के अंदर काफी सारी ड्रेसेस अवेलेबल हैं। तो जब 2000 रुपए के अंदर बहुत सारी ड्रेसेस मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, तो क्या मैं वहां से कोई भी रैंडम ड्रेस परचेज करूंगी? नहीं, मैं वो ड्रेस परचेज करूंगी 2000 में जो मुझे क्या देगी, जो मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगी। तो 2000 में मैंने कौन सी ड्रेस ली, जिसने मुझे क्या किया, जिसने मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड किया। अब यहाँ पे देखिए, मैंने ड्रेस ले ली, आप लोगों को समझ आया। अब यहाँ पे लेट्स से आपने भी क्या किया, आपने भी 2000 के अंदर ड्रेस परचेज की। अब अगर मैं आपको दो ऑप्शंस दूं, मैं बोलूं यार ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद आ रही है, आप मुझे दे दो ये ड्रेस, आप कोई और ले लो। तो अगर आपके पास अब यहाँ पे दो ऑप्शंस है कि आप क्या कर सकते हैं, आप किसी और ड्रेस पे शिफ्ट कर सकते हैं, और या क्या कर सकते हैं, या उसी ड्रेस पे स्टिक करेंगे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि आप क्या हो, आप एक रेशनल कंज्यूमर हो। आप ये नहीं देखोगे कि मैं आपकी टीचर हूं, हाँ बोला है, मॉरल ऑब्लिगेशन है, थोड़ा सा वो आ गया है, आप मुझे मना नहीं कर पा रहे, ये सब नहीं हम यहाँ पे देखेंगे। हम क्या देखेंगे कि जो हमारा कंज्यूमर है दैट इज अ रेशनल कंज्यूमर। मतलब आप जो कंज्यूमर हो वो कैसे कंज्यूमर हो, दैट इज अ रेशनल कंज्यूमर। रेशनल कंज्यूमर का मतलब क्या है, जो क्या करता है, जो अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने में बिलीव करता है। तो अगर आप ऐसे कंज्यूमर हो तो आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कहां पे मिल रही है, जब आपने फर्स्ट ड्रेस परचेज कर ली। तो इसका मतलब है कि आप क्या करोगे, आप शिफ्ट नहीं करोगे, चाहे मैं आपको जितना मर्जी बोलूं, आप क्या करोगे, आप बोलोगे मैम मुझे वही ड्रेस पसंद है, मैं नहीं शिफ्ट करूंगी या करूंगा। क्लियर? तो हमने क्या किया, हमने देखा जो ड्रेस हमने खरीद ली, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो मर्जी हो जाए हम क्या करेंगे, हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। जिस तरीके से हमने ड्रेस परचेज की, जो ड्रेस परचेज की, ये पूरा जो सिस्टम है, इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इट इज नोन एज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। सो रीड इट। Consumers equilibrium refers to the situation wherein a consumer spends his limited income. 2000 रुपए हैं, 2000 क्या है, 2000 is your limited income to get maximum satisfaction. कौन सी ड्रेस ली, जो आपको maximum satisfaction provide कर रही थी। It is a situation wherein a consumer has no tendency to make any change in his existing expenditure pattern. Clear? ठीक है, तो अब आप लोगों को डेफिनेशन लिखनी हो आप लोग लिख सकते हैं, जरूरत नहीं है आप इतना ज्यादा लिखें। ठीक है, जो जिन लोगों को याद नहीं होता, अगर याद होता है तो बहुत अच्छा है, अगर याद नहीं होता तो आप लोग यहां तक लिख सकते हैं। क्लियर? अब एजम्पशंस की बात करें, रेशनल कंज्यूमर मैंने अभी आपको बताया, कार्डिनल यूटिलिटी मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया, फिर इंडिपेंडेंट यूटिलिटी मैंने आपको ये भी लास्ट क्लास के अंदर बताया, देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ये पेंडिंग रखिए, ये मैं अभी बताऊंगी, देन टेस्ट आर कांस्टेंट
ये हम लोगों ने डिमांड वाली क्लास के अंदर डिस्कस किया था। देन फिक्स्ड इनकम 2000 रुपए है तो फिक्स्ड इनकम है। और जब आप मॉल के अंदर एंटर किए, प्राइसेस क्या होते हैं कॉमोडिटीज के, ड्रेस का प्राइस लेबल लगा हुआ है तो प्राइस क्या हो गया, प्राइस भी फिक्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं प्राइसेस आर फिक्स्ड। समहाउ आप लोग ये भी सोच सकते हैं जब हम शॉप पे जाते हैं तो वहां पे बार्गेनिंग होती है, लेकिन यहाँ पे इस एनालिसिस के अंदर हम लोग बार्गेनिंग को यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं कर रहे। वी आर एज्यूमिंग कि प्राइसेस क्या रहेंगे, प्राइसेस आर फिक्स्ड। देन परफेक्ट नॉलेज का मतलब क्या है, जो कंज्यूमर है उसको पता है कि उसको कौन से गुड्स लेने हैं और कौन से गुड्स नहीं लेने हैं। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा अवेयर कंज्यूमर है। तो अब हमारा बचा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ आपको। अब देखिए, जिन लोगों को ये क्वेरी थी कि मैम लेंथी हो रहे हैं टॉपिक्स, अब आप लोगों को इसमें से 5 पॉइंट्स पता थे तो 5 पॉइंट्स आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस नहीं किए। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताना कि डिस्कस करने की बार बार जरूरत है या नहीं है। और मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि जो हमारी पुरानी वीडियोस हैं, जिनको डाउट्स आ रहे हैं, तो प्लीज रेफर दोज वीडियोस। अगर फिर भी क्लियर नहीं होता तो फिर आप लोग मुझसे डाउट रेज करिए। अब हम बात करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की। देखिए, मार्जिनल का मतलब मैंने आप लोगों को काफी बार बताया है अभी तक। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था मार्जिनल रेफर्स टू एडिशनल। जब भी इकोनॉमिक्स में मार्जिनल का मतलब आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, एडिशनल। जब हम एक यूनिट की बात करते हैं, एक यूनिट ऐड होता है तो वहां पे कहीं ना कहीं जो टर्म यूज होती है दैट इज मार्जिनल। अब यहाँ पे क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो मतलब आप लोग रफ रफ केस कर सकते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब है जो यूटिलिटी हमें कहां से मिल रही है, जो यूटिलिटी मुझे 1 रुपी स्पेंड करने से मिल रही है। अब आप लोगों को समझ आया कि आप लोगों ने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी आया, मैंने तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी समझाया था, लेकिन उसी बेसिस के ऊपर आप लोग बता सकते हैं मुझे कि व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। आप लोग क्या बोलोगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, 1 रुपी से जो मुझे यूटिलिटी मिल रही है, मतलब वर्थ ऑफ अ रुपी। हम लोग इसको क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स में, इन इकोनॉमिक्स इट इज नोन एज वर्थ ऑफ अ रुपी। अब ये हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ गुड्स देखेंगे। स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ गुड्स क्या होते हैं, देखिए अगर हम यहाँ की बात करें, मेरे घर में भी कुछ ऐसा सामान होगा जो आपके घर में भी अवेलेबल है। ठीक है, जो किसी और के घर पे भी अवेलेबल है। हम सबके घरों में कुछ सामान क्या होगा, कॉमन होगा। जैसे राइस की अगर मैं बात करूं, राइस मेरे घर में भी होंगे, राइस आपके घर में भी होंगे। लाइकवाइज वीट आपके घर में भी होगा, वीट मेरे घर पे भी होगा। सॉल्ट आपके घर पे भी होगा, मेरे घर पे भी होगा। शुगर मेरे घर पे भी है, आपके घर पे भी है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, मैंने कुछ आइटम्स वो बताई जो मेरे आपके सबके घर में हम लोगों के नॉर्मली अवेलेबल है। ठीक है, जैसे हम नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं तो हमारे घर पे तो ये सारी चीजें मिलेंगी आपको। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमने क्या किया, 1 रुपए स्पेंड किया। लेट से जब हमने 1 रुपए स्पेंड किया, उससे हमें कितने राइस मिल रहे थे, लेट से 10 ग्राम हमें राइस मिले थे 1 रुपए से। जब हमने वीट की बात की तो हमें 1 रुपए स्पेंड करने से 20 ग्राम्स ऑफ वीट मिला। सॉल्ट की अगर हमने बात की तो सॉल्ट हमें कितना मिला, लेट से 5 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट मिला, और शुगर भी हमें मिली 10 ग्राम्स। ठीक है, 1 रुपए स्पेंड करने से हमें ये चीजें मिले इस प्रोपोर्शन में। तो जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग इस सब की, क्योंकि राइस हमें कुछ मार्जिनल यूटिलिटी देगा, वीट हमें कुछ मार्जिनल यूटिलिटी देगा, हमें सॉल्ट कुछ मार्जिनल यूटिलिटी देगा, फिर हमें शुगर कुछ मार्जिनल यूटिलिटी देगी। और अगर मैं इन सब मार्जिनल यूटिलिटीज को ऐड करूं, मतलब समेशन करूं इन मार्जिनल यूटिलिटीज का, समेशन आप लोगों को पता है, समेशन स्टैंड्स फॉर सम। ये आप स्टैटिस्टिक्स, जब आपकी स्टैटिस्टिक्स की क्लासेस होंगी तो आप वहां पे ये सिंबल्स बहुत बार यूज करेंगे, स्पेशली मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन वगैरह सब में सिंबल्स यूज होंगे। तो वहां पे हम लोगों ने क्या बोला, सम ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटीज। तो क्या निकला मेरे पास, सम ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटीज ऑब्टेन फ्रॉम राइस, व्हीट, सॉल्ट, शुगर, जो मुझे 1 रुपए से मिला। मतलब टोटल यूटिलिटी होगी, क्योंकि सम ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, इट इज टोटल यूटिलिटी।
तो हम यहाँ पे अल्टीमेटली क्या देख रहे हैं, 1 रुपए खर्चने से स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ गुड्स में जो प्रोडक्ट्स आए वो हमें कितनी टोटल यूटिलिटी दे रहे हैं, दैट डिफाइंस व्हाट, दैट डिफाइंस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो अब इस डेफिनेशन को रीड करिए। Marginal utility of money refers to worth of a rupee to a consumer. It is assumed that he defines it in terms of utility that he derives from a standard basket of goods he can buy with a rupee. Clear यहाँ तक? अब हम अपने लॉ की तरफ चलते हैं। पहले मैं आप लोगों को चीजें एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद राइट अप दे दूंगी। देखिए अभी आप लोगों को जो भी चीजें समझ आई उसमें आपको क्या समझ आ रहा है, जब भी हम कोई चीज खरीदने जाते हैं, परचेज करते हैं, तो हम कैसे देखते हैं कि हमें कौन सी चीज लेनी है, दैट डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी पे। प्राइस लेबल देखते हैं हम सबसे पहले, तो हम लोगों का फर्स्ट फैक्टर क्या आया, इट इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। दूसरा हम देखते हैं कि वो चीज हमें कितनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रही है, उसको हम क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स में, दैट इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। MU स्टैंड्स फॉर मार्जिनल यूटिलिटी। आप लोग अपने नोट्स पे लिखिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, सॉरी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, क्योंकि हमें सेटिस्फेक्शन कितनी मिलने वाली है कमोडिटी से वो भी देखेंगे। और तीसरा हम लोग क्या देखेंगे, इट इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। और मैंने जब आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी पढ़ाया, वहां पे मैंने एक चीज आप लोगों के साथ मिस की, दैट इज अगर लेट से हमने 1 रुपए स्पेंड किया था और हमें क्या मिले थे, 3-4 गुड्स हमने लिए थे कुछ कुछ स्मॉल क्वांटिटीज में, और हम लोगों ने क्या किया था, मार्जिनल यूटिलिटीज को ऐड किया तो हमें क्या मिली, टोटल यूटिलिटीज मिली। लेट से हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो कितनी है, दैट इज 4 यूटिल। तो यहाँ पे हमारे केस के अंदर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होगी, 4 यूटिल। अगर आप यहाँ पे 4 की जगह क्या करोगे, 5 लोगे, देन इवन देन इट इज ओके। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी टेबल में, क्योंकि आप लोगों को जब एग्जाम लिखना है आप किस तरीके से यहाँ पे वैल्यू पिक करेंगे आपको मैं बताऊंगी। रैंडम वैल्यूज ले सकते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है, एग्जाम में हम वो वैल्यूज लेंगे जो हम लोगों के लिए कैलकुलेशन आसान करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक टेबल बनाइए मेरे साथ, पहले आप समझ लीजिए फिर टेबल बनाना। यहाँ पे मैं मार्जिनल यूटिलिटी की का टेबल बना रही हूँ, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सम कमोडिटी एक्स। ठीक है, एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स आइसक्रीम हो सकती है, एक्स आपका लंच हो सकता है, एक्स आपकी ड्रेस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे एक्स, एक्स स्टैंड्स फॉर द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, यूनिट्स ऑफ एक्स। यूनिट्स ऑफ एक्स का मतलब एक क्वांटिटी भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, अप टू कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे उसी के रिगार्डिंग क्या आएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हमने बोला जब हम 1 कमोडिटी यूज कर रहे थे, 1 यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी यूज कर रहे थे, एट दैट टाइम जो हमें क्या मिला, मार्जिनल यूटिलिटी मिली, दैट इज 20। कितनी मिली, 20। फिर जब हमने सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया, एट दैट टाइम हमें मार्जिनल यूटिलिटी क्या मिली, दैट इज 18। कितनी मिली? फिर हमने थर्ड किया तो हमें 16 मिली, फोर्थ किया तो हमें कितनी मिली, लेट्स से 10। जब हमने फिफ्थ किया तो हमें 0 मिली, और सिक्स्थ किया तो -5 मिली। मैंने क्या किया, मैंने पॉजिटिव भी ले लिया, 0 भी ले लिया और नेगेटिव भी ले लिया। एग्जाम में आप लोग बना रहे हैं, इट इज अप टू यू, पहले समझ लो, क्योंकि टेबल आप अपने अकॉर्डिंग बना पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ प्लीज डू नॉट क्रैम वैल्यू। ठीक है, दिस इज अ टेबल। बनाया सबने? हमने वही टेबल बनाया जो मैंने आप लोगों के साथ लास्ट स्लाइड में शेयर किया। देखिए दिस इज द टेबल। हमारे पास इसके अलावा क्या है, हमारे पास गिवन है प्राइस ऑफ एक्स क्या है, 4 रुपीज, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हम लोगों ने देखा वो क्या थी, दैट इज 4 यूटिल्स। तो अब हमें डिसाइड क्या करना है, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है कि कंज्यूमर के पास चॉइसेस है कि अगर वो फर्स्ट यूनिट ऑफ द कमोडिटी को कंज्यूम करता है तो उसको जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है फर्स्ट यूनिट से, दैट इज 20। फिर सेकेंड यूनिट से जो मिलती है दैट इज 18, थर्ड यूनिट से 16, फोर्थ यूनिट से 10, फिफ्थ यूनिट से 0 एंड सिक्स्थ यूनिट से कितनी मिलती है, -5। एक चीज जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, मैंने ये टेबल कैसे बनाया, according to the law of diminishing marginal utility।
ठीक है, आप भी एग्जाम में बनाए या प्रैक्टिस करें तो लॉ याद होना चाहिए। रैंडम वैल्यूज डालने का मतलब ये है सीक्वेंस सेम रहना चाहिए। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है कि मार्जिनल यूटिलिटी जब हम ज्यादा से ज्यादा जो कमोडिटी के यूनिट्स है वो कंज्यूम करेंगे तब मार्जिनल यूटिलिटी क्या करेगी, दैट विल डिक्लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो टेबल बना है ये मैंने आप लोगों को बता दिया अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। तो हमें क्या बताना है कि कंज्यूमर क्या परचेज करने वाला है, मतलब कंज्यूमर कितने यूनिट्स कमोडिटी के परचेज करेगा। ये हम कैसे देखेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स। ठीक है, अगर ये वैल्यू हमारी क्या होगी, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, इसका मतलब कंज्यूमर वो कमोडिटीज के यूनिट्स खरीद सकता है। लेट्स से यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें MUX डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए MUX क्या है 20 डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स क्या है 20 डिवाइडेड बाय 4 5 5 इज ग्रेटर देन व्हाट, 5 इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, 5 इज ग्रेटर देन 4, तो इसका मतलब कंज्यूमर क्या करेगा, फर्स्ट यूनिट खरीदेगा। क्लियर। अब सेकेंड यूनिट पे आइए, यहाँ पे 18 डिवाइडेड बाय 4, कैलकुलेशन क्या आएगी, 18 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं इट इज 4.5, इट इज अगेन ग्रेटर देन 4। ठीक है, 16 वाला करूं, 16 डिवाइडेड बाय 4, ये क्या आएगा 4 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे अगर मैं आगे की कैलकुलेशंस करूं, आप लोग कर लेना अपने आइडिया के लिए और रफ में लिख भी लेना। अब यहाँ पे 10 बाय 4 क्या आएगा, इट इज 2 पॉइंट समथिंग 2.5। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या देखेंगे, अगर हम यहाँ पे इन वैल्यूज की बात करें तो यहाँ पे ये क्या कर रही है, ये कंडीशन शो कर रही है। तो इसका मतलब कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर फर्स्ट यूनिट परचेज करेगा, सेकंड परचेज करेगा और थर्ड भी परचेज करेगा। और अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं कंज्यूमर ने क्या किया, कंज्यूमर ने 3 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी परचेज किए। जब 3 यूनिट कमोडिटी परचेज किए, क्या आपको ये नहीं लग रहा हियर इक्वल टू का साइन आ गया थर्ड यूनिट में, 4 इज इक्वल टू 4 आया। ठीक है, 4 इज इक्वल टू 4, इसका मतलब फोर्थ यूनिट में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स क्या हो गया, इट इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। क्लियर। तो यही क्या है, यहाँ पे जो थर्ड यूनिट है यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या देखने को मिला, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो आपका यही था लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब मैं आपको राइट अप लिखवाऊं। अब देखिए इसका राइट अप कैसे लिखना है। The law of equimarginal utility states that given the prices, the consumer will distribute his money income between the goods in such a way that the utility derived from the last rupee spent on each good is equal। देखिए यहाँ तक आपको ये लाइन याद करनी है, एक दो बार याद करेंगे, लिख सकते हैं आप आराम से। That is, consumer is in equilibrium when the marginal utility of money expenditure on each good is the same। ये अभी हम लोगों ने देखा भी था, जब मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने आप लोगों को ये वाली इक्वेशन शो भी की थी। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन। यहाँ पे अगर आपको वन कॉमोडिटी का केस आता है, यहाँ रफ में आप लोग लिख भी लीजिए, वन कॉमोडिटी का केस आएगा तो आप यहाँ पे सिर्फ यही बोलेंगे कि हमारे पास एक ही कॉमोडिटी है एक्स। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा ना हमने, तो यहाँ पे यहाँ तक लिखेंगे वन कॉमोडिटी केस में। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे बता देंगे जहां पे क्या है px प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी है, MUX क्या है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स एंड MUM क्या है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। आपने ये लिखा, लेकिन समहाउ अगर आपको टू कॉमोडिटी केस आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर मेरे पास टू कॉमोडिटी केस आ जाता है, सॉरी मेरा पेन टेबलेट थोड़ा सा खराब हो गया है, एक दो दिन में इशू रिजॉल्व हो जाएगा। तो अगर आपका टू कॉमोडिटी केस आएगा तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली आप लिखेंगे द केस देयरफॉर स्टेट्स दैट द कंज्यूमर विल स्पेंड हिज मनी इनकम ऑन डिफरेंट गुड्स। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे डिफरेंट गुड्स की। ठीक है, आपको इससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल ऐसा लिखेंगे आपको नंबर मिल जाएंगे। In such a way that marginal utility of money expenditure
ऑन ईच गुड इज इक्वल। फिर आप ये इक्वेशन देंगे। बेसिकली अगर आप लोग ध्यान से देखें, जो हमने लास्ट में इक्वेशन की थी उसमें हमने क्या लिखा था, MUX डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ X इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। वो तो हम लोगों ने लिखा था किसके लिए, फॉर वन गुड। लेकिन जैसे ही हमने बोला कि वी हैव टू गुड्स इन द इकोनॉमी, तो हमने क्या बोला, एक गुड के लिए हमारे ये है, अगर जो दूसरा गुड है उसके लिए भी यही होगा, तो x की जगह सेकंड गुड के लिए मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास x की जगह क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो MUM इज ऑल्सो इक्वल टू MUY डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ y, यही आएगा। तो जब ये आया, तो दोनों अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में हमने इसी की बात की कि ये दोनों भी अल्टीमेटली क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर आपको वन कमोडिटी केस आएगा तो आप ये वाली चीज ऐड नहीं करेंगे। अगर आपको टू कमोडिटी केस आता है तो दिस इज द केस जो आप लोग लिखेंगे। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताए थे स्टार्टिंग में जब क्वेश्चंस, तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि वहां पे हम लोगों को डायग्राम भी बनानी होती है, टेबल भी बनाना होता है। तो यहाँ पे देखिए, जब भी आप वन कमोडिटी का केस करेंगे, तो अभी आप लोगों को इक्वेशन समझ आ गई। इक्वेशन हमारे पास क्या है, MUX डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ X इज इक्वल टू MUM, दैट इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। यही इक्वेशन है हमारे पास। तो हमें वैल्यूज किसकी चाहिए, वी नीड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, वी नीड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी एंड वी नीड द वैल्यू ऑफ प्राइस। अब देखिए, सिंपलिसिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्राइस को 1 एज्यूम करेंगे। ये क्यों करेंगे, क्योंकि जब मैं आपको डायग्राम समझाऊंगी इसकी, तो आप लोगों को समझ आएगा व्हाई वी आर टेकिंग 1 एज द प्राइस ऑफ कमोडिटी। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, लेट एक्स वो कमोडिटी है जो हम लोग खरीदना चाहते हैं, और प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स क्या है, 1 है, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है दैट इज हमने उसको कोई वैल्यू दे दी, दैट इज 4। बट ये चीज हमेशा याद रखना, क्योंकि डायग्राम जब बनानी है, तो अगर हम प्राइस ऑफ द कमोडिटी को ऑल्टर करते हैं, चेंज करते हैं, तो डायग्राम बनाना हमारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल बनाया। देखिए, इकोनॉमिक्स में शेड्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। शेड्यूल का मतलब क्या होता है, इट स्टैंड्स फॉर टेबल। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, यहाँ पे यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स है। जैसे आइसक्रीम मैंने बताई थी, अगर आप 1 कप आइसक्रीम का खा रहे हो, 2 कप आइसक्रीम के खा रहे हो, 3 कप आइसक्रीम के खा रहे हो, तो ये 1 2 3 क्या हुआ, दिस कंप्राइजेस द यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स। क्लियर। फिर हम लोगों ने लिखा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, और यहाँ पे हमने एक और कॉलम बनाया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स, क्योंकि आप लोगों को पता है हमें बेसिकली चाहिए क्या, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स। हमारे केस में क्या था, इट इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यही था हमारे केस में। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इस कॉलम के अंदर क्या बनाया, हमने लिखा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो मैंने ये कॉलम ले लिया, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, इट इज इक्वल टू 4। ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स हमने बोला बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। याद है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको थोड़ा सा मेमोराइज रखना। तो हमने बोला जब एक यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स को कंज्यूम किया जा रहा था, एट दैट टाइम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स क्या मिल रही थी, 20। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, वो डिक्लाइन होती है। तो जब हमने सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया, तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी क्या मिलेगी, एज कंपेयर टू फर्स्ट कमोडिटी, सॉरी फर्स्ट यूनिट ऑफ द कमोडिटी। अब हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होने वाली है, डिक्लाइन, 20 to 10। फिर थर्ड यूनिट जब किया तो कितनी होगी, 10 to 4। देन फोर्थ यूनिट किया तो कितनी हो गई, 3। देन फिफ्थ यूनिट पे 0 एंड देन सिक्स में क्या हो गई, -2.5। तो हम लोगों ने क्या देखा कि आस्ता आस्ता जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। तो जब भी आप लोग टेबल बनाए तो प्लीज एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड में बनाना,
और आप लोग अब यहाँ पे वापस देखिए, जो हमारा ये वाला एरिया है दिस वन, यहाँ पे हमारी वैल्यूज क्या है, सेम एज दिस कॉलम। वाई सेम एज दिस कॉलम? बिकॉज अगर आप लोग देखेंगे हमारे केस में प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स क्या है, इट इज 1। किसी भी चीज को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी सेम। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई। वी हैव दीज वैल्यूज, यही आई वैल्यूज। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जो मैंने ये रेड वाला कॉलम, रेड वाली रो दी है, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, दैट इज 4 है। तो जहां पे हमारे पास ये कंडीशन आती थी, उस कंडीशन पे हम क्या बोलते थे, कंज्यूमर आपका क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे। तो देखिए हमने बोला फ्रॉम द टेबल इट इज क्लियर दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम इज इक्वल टू MUX डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स, और हमने सीधा बोल दिया एट 3 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स कंज्यूमर क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा। ठीक है, तो दिस इज द डायग्राम फॉर वन कमोडिटी केस, जहां पे हमने क्या बोला, एक्स एक्सिस पे कंजप्शन होगा कमोडिटी एक्स का, वाई एक्सिस पे वी हैव यूटिलिटी, और यहाँ पे भी आप लोग यूटिलिटी को भी मार्जिनल यूटिलिटी लिखना। और मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास के अंदर ये भी बताया था, जब हम मार्जिनल यूटिलिटी की डायग्राम बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। बाय डाउनवर्ड स्लोपिंग? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो हमने बोला ये जो लाइन है हमारी, ये हमें क्या बता रही है, दिस लाइन डिपिक्ट्स डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं MU। MU स्टैंड्स फॉर मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए दूसरी चीज, MUM कांस्टेंट। MUM क्या था, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। हमने क्या बोला, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, इट इज इक्वल टू 4, इन आर केस 4। तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या होगी, इट इज इक्वल टू 4। ठीक है, और आप लोगों को पता है जब हम लोगों ने वहां देखा तो हमने क्या देखा, MUX डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स, इट इज इक्वल टू MUM। तो यहां पे हमारे पास कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, MUX डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स, और हमारे केस में प्राइस ऑफ एक्स 1 है, तो ये वैल्यू इट इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। तो आप यहाँ पे अगर मार्जिनल यूटिलिटी लिखे या क्या लिख सकते हैं, और MUX डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स भी अगर लिखते हैं तो दोनों वैल्यू सेम होंगी, और आंसर क्या है, 4। और जब हम लोगों ने देखा ये वैल्यू कहां पे बराबर आ रही थी, ये वैल्यू आ रही थी जब हम क्या कर रहे थे, 3 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, 3। इससे पहले आएगा 0 1 2। क्लियर? मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरीके से ये वैल्यू 3 आई। ठीक है, ये आप लोगों को पता चला कि किस तरीके से ये वैल्यू 3 आई। फिर साथ में हम लोगों ने देखा ये वैल्यू 4 हमारी किस तरीके से आई। क्लियर यहां तक? तो अब आप डायग्राम बना सकते हैं, और जहां पे हमारी ये दोनों वैल्यूज बराबर होती है हम उसको क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्लियर हुआ ये? दिस इज द वन कमोडिटी केस। अब आप लोग क्या करेंगे, एक तो वन कमोडिटी केस पे क्वेश्चन लिखेंगे, और आप लोग 2 कमोडिटी केस का क्या करेंगे, टेबल बनाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से 2 कमोडिटी केस होना चाहिए। मैं आप लोगों को इसके लिए हिंट दूंगी कुछ। देखिए 2 कमोडिटी केस में हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास MUX डायग्राम मैं आपको अगली क्लास में बनवाऊंगी, लेकिन अगर आप लोगों को टेबल नहीं बना तो आप लोग मुझे बताएंगे, लेकिन पहले आप लोग कोशिश करेंगे। हमारे पास मैंने आपको ये बताया, और हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी तो बराबर ही होगी, चाहे एक्स कमोडिटी के लिए हम देखें या वाई कमोडिटी के लिए। इट इज इक्वल टू MUY डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अब एक और टेबल बनाएंगे जहां पे क्या होगा, जहां पे एक MUX होगा, एक MUY होगा, और
यहाँ पे 2 कॉलम्स और बनेंगे जहां पे पहले MUX, फिर MUX डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ X, फिर MUX डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ Y। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अभी तक हम लोगों ने क्या किया, पहले यूनिट्स ऑफ कमोडिटी लिखा, देन MUX लिखा, फिर हम लोगों ने क्या दिखाया, MUX डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ X। अब आप लोग क्या करेंगे, मैं आप लोगों के साथ एक रफ टेबल शेयर कर देती हूँ। तो ये फॉर्मेट रहेगा आपके जो टेबल का है, दिस इज द फॉर्मेट जहां पे आप लोग क्या करेंगे, यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स एंड वाई लिखेंगे कि 1 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं एंड सो ऑन। फिर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कैलकुलेट करेंगे, MUX डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स करेंगे। देखिए यहां तक अगर आप ये फर्स्ट 3 कॉलम्स देखें, ये तो अभी तक हम लोगों ने पहले भी ड्रॉ किए। अब आप लोग MUY और MUY डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ Y को ड्रॉ करेंगे। जब आप ये कर लेंगे तो आप लोग मुझे नेक्स्ट क्लास के अंदर बताएंगे कि क्या आपको यहाँ पे डिफिकल्टी आ रही है, अगर आ रही है तो क्या आ रही है, फिर हम इन चीजों पे भी छोटे छोटे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यहीं पे आज की क्लास खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।